तो आज आपको बता दें कि जो बैठक कल हुई है अमेरिका और ईरान के बीच वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है और इसी बीच आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से बात रखी गई है कि क्या कुछ रहा इस मीटिंग में। दरअसल आपको बता दें कि जो मीटिंग रही वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है और उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका वापस जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर बातचीत बेनतीजा रही और अमेरिका के लिए वो रवाना हो चुके हैं जेडी वेंस। तो पहले दिन 2 राउंड में 21 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। तो वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका की शर्तें साफ थी लेकिन ईरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। किसी भी समझौते के लिए जरूरी है ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अब इस पर ईरान की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से अपनी स्थिति जो है स्पष्ट की जा चुकी है, पक्ष अपना रखा जा चुका है। अब इंतजार है ईरान के बयान के सामने आने का। तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आखिरकार अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम खुले दिमाग से यहाँ आए थे और बेस्ट ऑफर ईरान को दिया गया है लेकिन ईरान ने सभी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अब क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है अमेरिका का और ईरान की तरफ से क्या कुछ बात सामने आती है ये देखना होगा। हालांकि पूरी दुनिया की नजरें इस शांति वार्ता पर टिकी हुई थी लेकिन ये मीटिंग जो रही बेनतीजा रही। Marshall Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. तो यहाँ पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी गई है और उनकी तरफ से कहा गया मीटिंग को लेकर। वेंस ने कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से फाइनल और बेस्ट ऑफर पेश कर दिया है लेकिन ईरान ने फिलहाल अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वेंस ने कड़े लहजे में ये भी कहा है कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमने साफ कर दिया कि हम किन चीज़ों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर बिल्कुल नहीं समझौता हो सकता। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुना है। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति से ये पूछा गया कि ईरानियों ने किन बातों को नहीं माना तो उन्होंने कहा है कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि 21 घंटे की निजी बातचीत को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। यानी कि जो मुख्य बिंदु रहे उनको लेकर ही जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मीटिंग को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने ये कहा है कि बातचीत में जो भी कमियां रही वे पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। उन्होंने शानदार काम किया और वास्तव में हमारी और ईरानियों के बीच की दूरी को समझने की कोशिश यहाँ पर की गई है और इस महायुद्ध का परिणाम भविष्य में और ज़्यादा घातक ना हो इसे रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यानी कि 15 दिन का ये सीज फायर। लेकिन इस बीच जो ये मीटिंग रही है पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। 21 घंटे की बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चली लेकिन संतुष्ट अमेरिका की तरफ से संतुष्टता कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली है। असंतुष्ट नजर आए हैं इस मीटिंग से। लेकिन अब देखना होगा कि अगला कदम दोनों देशों की तरफ से क्या कुछ उठाया जाता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उमंग कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनील अहीजा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर सर आप दोनों का। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत यहाँ पर उमंग कोहली जी से करना चाहूंगी। उमंग कोहली जी, जैसे कि हमने देखा कि जो कल बातचीत हुई है इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत चली लेकिन वो बेनतीजा रही है, इस पर आपका क्या टेक है?
ये सुबह क्लियर कर दिया है जेडी वेंस ने बिफोर ही लेफ्ट जी। कि उनकी एक सोल डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल थी वो ये थी कि किसी भी हालत में इवन इन फ्यूचर ईरान शुड नॉट बी एबल टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि वो न्यूक्लियर वेपन ना पोजेस कर सकें, ना यूरेनियम अभी फर्दर डेवलप कर सकें। ये एक उनकी रिक्वायरमेंट थी और ये एक उनकी डिमांड थी जो नॉन नेगोशिएबल थी। ईरान इसके ऊपर कुछ हद तक राजी भी था, ये के थ्रू अपना उसको यूरेनियम को हैंडओवर करने के लिए राजी भी था। हाउएवर जेडी वेंस ने ही अपने पार्टिंग स्टेटमेंट में एक और सेंटेंस उसके साथ जोड़ा, जी। एंड द टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स that are available to Iran to further enrich uranium, यानी कि उनके पास और जो कोई टूल्स और मीडियम्स हैं जी। पैसा जनरेट करने के या टेक्नोलॉजी जनरेट करने के जिससे इन फ्यूचर वो यूरेनियम की एनरिचमेंट कर सकता है या न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, वो भी कैपेबिलिटी उसके पास नहीं रहनी चाहिए। सो जब वो ये इस बात को कहते हैं तो इस बात पे ईरान जो है वो मुकर जाता है, इस बात पे ईरान सेम उस पे नहीं आता है, क्योंकि उसका जो है लॉन्ग टर्म गोल, अभी उसने हॉर्मूज पे टोल की बात करनी शुरू की है, वो रीबिल्डिंग जो है अपने न्यूक्लियर एसेट्स की भी इन दी लॉन्ग रन चाहता है फ्रॉम कलेक्शन ऑफ टोल और फंड्स फ्रॉम हॉर्मूज। दिस हैज बीन द स्टिकिंग पॉइंट। इस स्टिकिंग पॉइंट के ऊपर नॉन नेगोशिएबल दोनों ईरान भी हो गए और यूएस भी हो गए। हार्मूज के ऊपर कंप्लीट ओपनिंग चाहिए, विदाउट टोल चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को। ईरान हार्मूज को पूरा का पूरा खोलने के लिए तैयार नहीं है। यूएस ने उसको लिंक कर दिया है न्यूक्लियर आर्मामेंट के साथ, ईरान उसको न्यूक्लियर आर्मामेंट के साथ लिंक नहीं करना चाहता। दिस स्टिकिंग पॉइंट हैज स्टेड। उन्होंने टेबल के ऊपर जेडी वेंस ने एक नोट छोड़ दिया है कि अगर हार्मूज को आप कंप्लीटली विदाउट एनी कंडीशंस लाइक इन प्री वॉर कंडीशन जो है आप अगर उसको छोड़ेंगे और रखेंगे तब हम जो है नेगोशिएशन आगे कर सकते हैं, अदरवाइज देयर विल बी नो नेगोशिएशन। ऐसा एक नोट छोड़ के वो निकल गए हैं और ईरान ने अभी उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी ठीक है, मैं यहाँ पर जाना चाहूँगी सुनील जी के पास। सुनील जी, जैसे कि उमंग कोहली जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ईरान की तरफ से किस तरीके के एहतियात कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपना पक्ष रख दिया, अब ईरान क्या कुछ कहेगा, क्या लगता है आपको, किस तरह से कदम उठाएगा? देखिए, जो यूएस और ईरान के बीच में जो डिस्प्यूट था वो प्राइमरी यूरेनियम की टेक्नोलॉजी को डेवलप को लेकर था और तेल के ऊपर उनका कब्जा करने को लेकर था, मगर दोनों कंडीशंस के अंदर बात नहीं बन पा रही है। पिछले शो में भी हमारी यही बात हुई थी कि अगर इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है तो दोनों को ही अपनी शर्तों में कहीं ना कहीं अपने स्टैंड को रिसाइल करना पड़ेगा। मगर आज देखेंगे कि कहीं भी ये अपने स्टैंड को रिसाइल करने में तैयार नहीं है। आने वाले समय के अंदर अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो ईरान को भी इंटरनल अगर किसी भी कंट्री का कोई भी स्पॉट चल रहा है किसी भी तरीके से, तो ईरान और इनका युद्ध भी हो सकता है और वो धीरे धीरे चलता ही रहेगा। जी उमंग कोहली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अमेरिका अब क्या कदम उठाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई थी कि अगर ये बैठक जो है बेनतीजा रहती है तो कोई सैन्य कार्रवाई की जा सकती है सीज फायर के बाद। इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, तो क्या ये स्टेप उठा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर की बात? मुझे लगता है कि इजराइल ने तो अपना गार्ड डाउन किया ही नहीं था। इजराइल ने रिलेंटलेस ऑपरेशंस लेबनान के ऊपर जारी रखे थे। कल रात को भी ऑपरेशंस लेबनान के अंदर हुए हैं जिसके अंदर 15 लोग मारे गए हैं। तो हालांकि इन फ्यूचर लेबनान गवर्नमेंट के साथ इजराइल की बातचीत है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ट्यूसडे को होने वाली है, परसों होने वाली है, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। सो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर आने वाले 3-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हॉस्टिलिटीज इंक्रीज ही होंगी और इजराइल अपने अटैक्स जो है और तीव्र कर देगा। हो सकता है डायरेक्ट अटैक ईरान के ऊपर भी करे। यूनाइटेड स्टेट्स वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार करेगा अगले 2-4-5 दिन तक आने तक और देखेगा कि किस तरह से ऊंट किस करवट बदल बैठता है। ईरान के लिए प्रायोरिटीज क्लियर हैं। वो अपनी डैमेज असेसमेंट कर रहा है, वो देख रहा है कि उसकी मिलिट्री क्षमता कितनी है, कितनी देर तक वो हॉर्मूज को और कैसे जो है होल्ड कर सकता है, क्या वो कितना पुश कर सकता है टोल के लिए, किस किस कंट्रीज के लिए पुश कर सकता है, क्या वो अपना कुछ अथॉरिटी कुछ और कंट्रीज को रशिया या चाइना के थ्रू थोड़ी सी डेलीगेट कर सकता है। तो वो मेजरली वो करेंगे।
उनको और भी रिक्वायरमेंट रहेगी बहुत सारी रशिया के ठीक है साथ। सर, मैं आपको यहाँ पर चाइना। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर से जल्दी से दर्शकों को रूबरू कराते हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के अवैध शर्त नहीं मानेंगे। ईरानी मीडिया का यह साफ तौर पर कहना है कि आगे की बातचीत की योजना नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरे दौर की बातचीत की योजना नहीं है। फुल एंड फाइनल बातचीत यहां पर की जा चुकी है और मुर्ज स्ट्रेट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर है इस बीच सामने आ रही है ईरानी मीडिया की तरफ से, यानी कि अभी तक कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान की तरफ से अमेरिका की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया गया, लेकिन अब ईरानी मीडिया का ये बयान सामने आता है दूसरे दौर की जो बातचीत है उसकी कोई योजना नहीं है और होर्मुज़ स्ट्रेट की जो स्थिति में है अभी तक जो चल रही थी, जिस तरह के फैसले ईरान की तरफ से लिए गए वही बरकरार रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। दूसरे दौर की बातचीत की योजना बिल्कुल नहीं है, यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि 2 दौर की बातचीत होगी, 2 फेजेस में ये बातचीत होगी, लेकिन कल जिस तरीके से बेनतीजा ये बातचीत रही थी उसके बाद ईरानी मीडिया का ये साफ तौर पर कहना है कि अब दूसरे फेज की बातचीत नहीं होगी, आगे बातचीत की योजना नहीं है। तो चलिए हमारे खास मेहमानों के पास वापस लौटते हैं। उमंग कोहली जी, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अभी ईरान अपनी डैमेज असेसमेंट करेगा और उसके बाद ही कोई आगे का रुख अख्तियार होगा। अभी तक तो वो अपनी डैमेज असेसमेंट नहीं कर पाए हैं। वो अपने दोस्तों के साथ जो कि मुख्यतः रशिया और चाइना है उनसे अपनी मिलिट्री एज वेल एज डिप्लोमेटिक हेल्प मांगेगा। हॉर्मूज को लेके उनकी सिचुएशन उनकी पोजीशन बहुत ही रिजिड और क्लियर है कि वो हॉर्मूज को प्री वॉर सिचुएशन में नहीं आने देंगे और यूएसए उसको प्री वॉर सिचुएशन पे आने के लिए कह रहा है। सारा स्टिकिंग पॉइंट यही है। उसको रशिया ने क्लियरली ईरान को बताया है कि आप इसी मुद्दे पर अड़े रहिए और हॉर्मूज के जो है वो आपका तुर्क का पत्ता है, हॉर्मूज को किसी भी हालत में आप खोलने के लिए नहीं मानिएगा। ये रशिया ने कन्वे किया है ईरान को और ईरान उसी के बेसिस के ऊपर नेगोशिएशन कर रहा है। सेकंड फेज की टॉक्स अभी नहीं होंगी, थोड़े टाइम बाद होंगी। मे भी ईरान ने अभी फिलहाल मना कर दिया है क्योंकि उनकी आनन बानन में जेडी वेंस निकल गए हैं वहां से, तो दूसरी साइड ने भी अपनी सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दिया है कि हम भी इंटरेस्टेड नहीं है सेकंड फेज ऑफ टॉक्स में। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इवेंचुअली तो ये रेजोल्यूशन टॉक्स के साथ ही होगा। अभी नहीं होगी तो 10-12 दिन के बाद दोबारा से जो है सेकंड फेज ऑफ नेगोशिएशन कहीं ना कहीं होंगी सिचुएशन। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगले 3-4-5 दिन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही भारी, स्टॉक मार्केट्स के गिरने का अंदेशा जारी, रुपी में गिरावट भी आ सकती है, तेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप के अंदर जो है उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस और उनको भी तेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन रिफाइनरीज के ऊपर फ्रेश अटैक्स हो सकते हैं इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। ईरान जो है वो बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर सकता है। इजराइल पे ताबड़तोड़ मिसाइलें फायर करने की कोशिश ईरान करेगा अगले आने वाले कुछ चंद घंटों के अंदर, मे बी अनदर 48 आवर्स टू 72 आवर्स। तो ये सिचुएशन मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली उभरती हुई मुझे नजर आ रही है। जी, लेकिन सर अभी 15 दिन का सीज फायर खत्म होने में समय है, तो क्या सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा सकता है ऐसे में? जी, सीज फायर उन्होंने इजराइल ने तो मानी ही नहीं थी। तो इजराइल ने जब सीज फायर मानी नहीं तो ईरान ने जो है उनके ऊपर वो कहेंगे कि जब इजराइल सीज फायर का पार्ट ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है, तो हम इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं। सो वो कहेंगे कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स के ऊपर नहीं फेंक रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स हमारे ऊपर बम ना करे। लेकिन इजराइल क्योंकि सीज फायर का हिस्सा नहीं था और इजराइल ने कभी सीज फायर को माना ही नहीं था और वो लेबनान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, तो इट इज वेल विद इन आवर राइट्स के हम इजराइल के ऊपर मिसाइल फेंके। जी ठीक है, सुनील जी मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि उमंग कोहली साहब ने भी साफ तौर पे बताया कि अब दूसरे फेज की बातचीत हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके जो है वो बातचीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस समय बनी गई है, दोनों देशों की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ टेक है? लेकिन आपसे आज जवाब लेंगे। सबसे पहले इस बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं दर्शकों को। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान सामने आ चुका है। यूएस ईरान वार्ता फेल होने पर इशाक डार का क्या कुछ कहना है वो आपको बता दें कि बातचीत की कोशिश जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि सीज फायर की समय सीमा बढ़े
और उम्मीद है कि दोनों पक्ष सीजफायर जारी रखेंगे। देखिए, बैठक जो है बेनतीजा रही है, लेकिन इस बीच विदेश मंत्री इशाक डार का यह बयान सामने आ चुका है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बातचीत की कोशिश जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि सीजफायर की समय सीमा बढ़े, लेकिन इस बयान के बाद क्या समय सीमा को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, ये देखना होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी अब जो है बयान इस बीच सामने आ चुका है। कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, 2 से 3 अहम मुद्दों पर मतभेद रही है। ईरान का ये कहना है एक बैठक में समझौते की उम्मीद नहीं थी, तो हमारे लिए राष्ट्रहित सबसे पहले है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय का यह बयान अब सामने आ चुका है। कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन राष्ट्रहित सबसे पहले है। 2 से 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतभेद रहे हैं और एक बैठक में समझौते की उम्मीद नहीं थी। तो चलिए वापस हमारे खास मेहमानों के पास चलते हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे था, आप जवाब रखिए अपना। कि आप देखेंगे कि आप यूएसए और इजराइल की लड़ाई, यूएसए इजराइल प्लस ईरान की लड़ाई के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही यूएसए और जब इनकी शांति वार्ता स्टार्ट होती है तो इनकी 1-2 थी कि इन्होंने मौके के ऊपर ही डिसाइड करके डिसीजन करना था, मगर आप देखेंगे कि उनको भी वक्त चाहिए क्योंकि ये पूरे नेशन की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरे नेशन का फैसला है, पूरे यूएस का फैसला है, पूरे ईरान का फैसला है। अनदर साइड आप देखेंगे कि यूएस का यहाँ से जाने का मीनिंग यही है कि बर्डन ऑफ ऑनर्स जो है वो इजराइल के ऊपर मूव हो रहा है। अगर इजराइल अब डिस्प्यूट करता है तो ये बार आप धीरे धीरे देखेंगे कि ईरान वर्सेस इजराइल हो जाएगा, ईरान वर्सेस यूएस से इजराइल के ऊपर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि यूएस को अब लग रहा है कि अगर यहाँ पे बात नहीं बनती तो मैं भी बैकग्राउंड पे रहकर मॉरल लायबिलिटी को अपने ऊपर नहीं लूंगा। दूसरी बात, एक इनको तेल से रिलेटेड जो इनका इशू रहा है कि मैं तेल के ऊपर अवैध कब्जा कर लूं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब तक ये अपने पोजीशन के अंदर नहीं लेता तो तब तक इसका तेल के ऊपर कब्जा ये नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जितने भी खास द्वीप की जो टेक्नोलॉजी है या जो आने जाने की कन्वीनियंस है वो सारी जब तक इनको प्रॉपर वे में नहीं मिलती, जब तक उनको प्रॉपर टूल्स नहीं मिलते, प्रॉपर वहाँ की लेबर नहीं मिलती, प्रॉपर उनकी जगह नहीं मिलती, तब तक वो उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। ये बात यूएसए को वेरी क्लियर हो चुकी है। जहां तक बात प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम की रहती है तो उनको भी पता है कि यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए हम कितने भी रेस्ट्रिक्शंस कर लें, अगर हम कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी करते हैं तो भी उनके बाद भी अगर हम अपना जब तक कोई यूएस ईरान के अंदर अपना खुद का मिलिट्री बेस नहीं बनाते या कोई डिफेंस सिस्टम का बेस नहीं बनाते तब तक ये बातें कामयाब नहीं हो पाएंगी। हो सकता है मे भी इन्होंने कोई अपना बेस बनाने के लिए तेहरान के अंदर या आसपास कोई बात रखी हो तो ये पॉसिबल ना हो पाई हो। तो देखते हैं नेक्स्ट राउंड में आप क्या करती है। जी, उमंग कोहली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, तमाम देशों की तरफ से, ईरान की तरफ से भी बयानबाजी अब की जा चुकी है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो बातचीत का दौर जो है दूसरे फेज में नहीं होगा, इसको लेकर हमने बातचीत की, लेकिन उनका ये भी कहना है कि राष्ट्रहित में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, राष्ट्रहित सबसे पहले। तो राष्ट्रहित वाला जो इन्होंने पॉइंट किया है, इसमें किस तरह के फैसले ईरान ले सकता है? क्या वो युद्ध आगे बढ़ाएगा? स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है भविष्य में, क्या लगता है आपको? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। ये ओनस ईरान के ऊपर, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर ठेकरा फोड़ना चाहेगा। देयर हैज बीन स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान से भी जो स्टेटमेंट्स कुछ आ रही हैं उसके अंदर भी इजराइल की ब्लेम गेमिंग की जा रही है कि उन्होंने पहले ही शुरुआत होने से पहले ही, टॉक शुरुआत होने से पहले ही लेबनान के ऊपर धड़ाधड़ अटैक कर दिए, लगभग कोई 300 के करीब रेड्स कर दी, जिसके अंदर कोई 300 प्लस ही लोग मारे गए। तो वो ब्लेम गेम शिफ्ट की जा रही है। अभी ब्लेम गेम का टाइम चलेगा थोड़ा, और वो यही कहेंगे कि हमारी इजराइल की पोजीशन के साथ हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इजराइल को कंप्लीट सीज फायर करनी पड़ेगी, और जब तक इजराइल कंप्लीट सीज फायर नहीं करता, वी हैव द राइट टू मिलिटरीली स्ट्राइक। और इजराइल के ऊपर आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 72 आवर्स के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर मिसाइल का हमला पक्का होगा। जी, सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, उपकरण ना बनाए, तो क्या लगता है बात मानेगा ईरान अमेरिका की इस पर?
देखिए, यही तो बॉन ऑफ कंटेंशन है। शुरू से पिछले साल भी बॉन ऑफ कंटेंशन यही थी कि यूरेनियम को वो प्रोड्यूस ना करे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम एक लिमिट तक रख लेंगे यूरेनियम की, हम डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी को एक लिमिट तक रखेंगे, बट यूरेनियम का जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे सामने होना चाहिए। अब मेन बात ये है कि उनके पास यूरेनियम है कितना। जो अंतरराष्ट्रीय जितने भी कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग वो यूरेनियम रखें, इलीगल यूरेनियम को वो प्रोड्यूस ना करे। आज देखोगे कि जैसे ही हमारा डिस्प्यूट होता है तो आज भी हमारी यही बात है कि उनके पास स्टॉक कितना है, उनके पास वेपन का स्टॉक कितना है। जब तक ये किसी भी कंट्री की बात क्लियर नहीं होती कि स्टॉक कितना है, तो वो वार की कंडीशंस कितनी कहाँ तक चलेगी ये बात नहीं पता होती। अगर ये यूरेनियम का प्रोड्यूस करता है तो वो अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से करेगा, तो ही शांति वार्ता के ऊपर कल लॉन्ग टर्म वर्किंग हो पाएगी। शांति वार्ता शांति जो है लॉन्गेटिविटी में के अंदर मेंटेन रहेगी। अगर हमारे को यही नहीं पता यूरेनियम कितना है, उनके पास डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी कितनी है, परमाणु बम कितना है, तो आने वाले समय के अंदर अगर कभी युद्ध होता है तो फिर उसका पैरामीटर सेटअप नहीं हो पाता। इसीलिए ये बात अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से होना ही बेटर रहेगी। जी, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कोहली जी कि चाइना और रशिया के रोल को इस पूरे सिनेरियो में कैसा देखा जाए। क्या अब इन दोनों देशों को मध्यस्थता की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान किसे नहीं हो पाया, मीडिएटर के तौर पर वो सामने आया, लेकिन जो स्थिति है वो पूरी तरीके से उतनी सफलतापूर्वक बैठक जो है खत्म नहीं हो पाई। तो क्या लगता है आपको अब इन दोनों देशों को इसमें एज अ मीडिएटर आना चाहिए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एलिफेंट इन द रूम अभी भी चीन ही था इस पूरी की पूरी मध्यस्थता के बीच में, जो कि नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ओवरवेलमिंग कहीं ना कहीं थी। इनिशियली जो ईरान माना भी टॉक्स के लिए, वो चीन के परसुएशन के ऊपर माना। इनिशियली वो टॉक के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि हम पहले 2 वार्ता कर चुके हैं और वो विफल हो चुकी हैं और अटैक्स हो जाते हैं। और चीन ने जब उनको एश्योरेंस दिया, क्योंकि चीन को भी चाहिए कि हार्मुज खुल जाए, बिकॉज उसका तेल बहुत सारा हार्मुज से ही आता है और उसकी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। इस करके उसने ईरान को सजेस्ट किया कि आप बातचीत करें। मुझे नहीं लगता डायरेक्ट मध्यस्थता में चीन और ईरान आएंगे, क्योंकि इजराइल और यूएस चीन और रशिया आएंगे, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल भी। इस करके वो मध्यस्थता में बीच में न्यूट्रल पार्टी प्ले नहीं कर पाएंगे। खासकर वो अपनी जो है, उनके अपना अपना एजेंडा है। रशिया का एजेंडा यूक्रेन के अंदर है और चीन का एजेंडा ताइवान के अंदर है। तो वो मध्यस्थता करते हैं तो उनके वो अपने पर्सनल एजेंडाज जो उनके हैं उसके ऊपर शेडो आ जाती है, जिसको वो नहीं लेना चाहेंगे। वो बैक सीट डिप्लोमेसी एंड इनडायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट जारी रखेंगे। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ईरान को देते रहेंगे, चाइनीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, इंटेलिजेंस चाइनीज और रशियन ईरान को मिलती रहेगी। वो उसको उसी तरह से कल्टीवेट करना चाहेंगे रशिया और चाइना, जैसे यूएस और यूरोप ने यूक्रेन को किया है। वो एक यूक्रेन बनाना चाहेंगे अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ईरान को, जिसके अंदर ईरान लड़ता रहेगा, तबाह भी होता रहेगा, लेकिन चाइना को और रशिया को फायदा होता रहेगा। तो इस तरह की डिप्लोमेसी करने की कोशिश करेंगे चीन और रशिया। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट टॉक्स में नहीं दिखाएंगे, इनडायरेक्ट मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट जारी रखेंगे। जी, सुनील जी, आपसे ये बताइए कि क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच सामने तो बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन अब बैक चैनल में बातचीत हो सकती है, गुंजाइश है कोई, लगता है आपको? जी बिल्कुल, बातचीत करना दोनों देशों की मजबूरी है। आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर अगर ये बातचीत नहीं करते तो इनडायरेक्टली लॉस ईरान को ज्यादा होने वाला है। ईरान को तब भी लगेगा कि मुझे जो है स्टेट ऑफ हार्मज को मैं स्ट्रिक्टली बैन नहीं कर सकता किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि उसको भी फ्यूचर के अंदर खाना पीना चाहिए, उसको भी फ्यूचर के अंदर इंपोर्ट चाहिए। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होने देगा वहां से तो इंपोर्ट कैसे करेगा? सबसे पहली बात यही है। वो अपने देश के जब तक नागरिकों की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता तो उसको खोलना पड़ेगा, चाहे वो कन्फाइंड मैनर में खोले, चाहे वो टोल को लेकर खोले, खोलना तो उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, उसको अपनी अगर वो को इनडायरेक्टली अगर कोई भी उसको वेपन देता है, कोई भी किसी भी तरह की सॉफ्ट या हार्ड कोई भी पॉसिबिलिटी की कोई भी वेपन वार के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स देता है,
तो भी उसका युद्ध चलता रहेगा, मगर इनडायरेक्ट वे में उसका रिजिम उसका कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके एजुकेशन सिस्टम, उसकी पब्लिक की फ्रीडम, जिस एजेंडा जो उसका था, वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। ये बात वेरी क्लियर है, क्योंकि ईरान के अंदर आप देखेंगे कि काफी अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। ईरान के जो लोग हैं काफी इस चीज के अंदर आगे हैं, और ईरान के लोगों को भी पता है कि हमें इस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर लॉस होने वाला है। तभी वो किसी न किसी स्टैंड पे आए थे कि हम यूरेनियम की इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं करेंगे या इस तरीके से कन्फाइंड मैनर में करेंगे। मगर जब उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति ने कि एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो उस कंडीशन के ऊपर ये शांति वार्ता को रुका गया। अब वो अल्टरनेट देखते हैं कि व्हाट दे थिंक अबाउट। जी कोहली साहब, आपको लगता है कि चाइना को ऑफिशियली एज ए मीडिएटर के तौर पर सामने आना चाहिए, क्योंकि फायदा उसका भी इस महायुद्ध में? नहीं, मैं आपको जैसे बताया, उनका अपना एजेंडा है। वो जो है ऑफिशियली आना नहीं चाहेंगे एज अ मीडिएटर। ना ही उनको यूएसए और इजराइल ट्रस्ट करता है, तो वो ही नहीं मानेंगे कि मीडिएटर जो है चाइना बन जाए। ऑब्वियसली उनकी प्रो ईरान वो है स्टांस है, और वो क्लियर है वो स्टांस। सो मीडिएटर दोनों पक्ष मानने चाहिए कि हाँ, ये मीडिएटर का रोल कर सकते हैं। चीन जो है एलिफेंट इन द रूम, यानी कि बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है। पाकिस्तान के थ्रू उसने गो अहेड दिया कि चलो ठीक है, आप ईरान को परसुएड करने में उसने जो है वो मदद की, लेकिन डायरेक्ट मीडिएशन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसका खुद का एजेंडा है। एजेंडा ताइवान है, एजेंडा लार्जर इकोनॉमिक वॉरफेयर है विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उसका वो एजेंडा जैसे ही वो मीडिएटर बनता है, यूएस और इजराइल उसको नहीं मानेंगे या वो कोशिश करता है, सो वो आएगा ही नहीं आगे। जी सुनील जी, आपको क्या लगता है सीज फायर की समय सीमा बढ़ सकती है? संभावना है, क्योंकि अभी तक बातचीत जो है बेनतीजा रही। क्या लगता है आपको? जी, सीज फायर की सीमा बढ़ेगी, क्योंकि अब यूएस को खुद को लग रहा है कि मुझे साइलेंट रोल में आना है। अगर प्राइमरी रोल के अंदर जाएगा तो इजराइल जाएगा। ये युद्ध अगर शिफ्ट होने वाला है, तो अगर सीज फायर का समय बढ़ता है, शांति वार्ता के लिए आगे समय बढ़ता है, या किसी भी तरीके मेडिएशन की बात आगे बढ़ती है, तो उनको सीज फायर का वक्त भी बढ़ाना पड़ेगा और उसका वेट भी करना पड़ेगा कि इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करें। और ये जो धीरे धीरे जो बर्डन ऑफ ऑनर्स है, वो धीरे धीरे इजराइल के ऊपर डेफिनेटली जाने वाला है, क्योंकि सीज फायर को पहले भी इजराइल ने नहीं माना है, और अब भी आगे यही एक्सपेक्टेड है कि वो आगे नहीं मानेगा। जी 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 ये बात बिल्कुल सही है। सीज फायर इजराइल ने नहीं मानी थी, नेगोशिएशन जरूर लेबनान के साथ होगी। हाउएवर ये फ्रेजाइल सीज फायर यूएस और ईरान के बीच में तो शायद स्टिपुलेटेड टाइम तक कंटिन्यू रहे, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच की सीज फायर मुझे नहीं लगता अब कुछ चलेगी। हो सकता है तुरंत हाल से ही ना चले, और हो सकता है कि 48 आवर्स टू 78 आवर्स के अंदर आप देखें दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। जी सर, वैसे 2 बैठकें होनी थी, एक इस्लामाबाद में अब कल हो चुकी है, लेकिन लेबनान को लेकर भी वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग होनी थी। तो क्या इस तरह की बेनतीजा रह सकती है बैठक, क्योंकि सिचुएशन दोनों तरफा बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है? वो जो है लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसका हिजबुल्लाह से अलग है। लेबनान की गवर्नमेंट के साथ जरूर नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन वो वहां पे स्टिकिंग पॉइंट ये है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे। प्री कंडीशन इजराइल ने रखी है रोकने के लिए स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, के हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे। हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का एक तरह से प्रॉक्सी है। वो हथियार तभी डालेगा जब कंप्लीट सीज फायर हर फ्रंट के ऊपर होगी, नहीं तो वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड और इंटरलिंक्ड मैटर्स हैं, जिसके अंदर जो है सोल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि लेबनान के साथ सीज फायर हो भी जाए, और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए इजरायली फोर्सेस को अंदर जाना पड़ेगा। तो वो अंदर जाना ईरान को एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो सीज फायर फिर नहीं चलेगी। अगर वो लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में भी सीज फायर हो जाए, जब तक हिजबुल्लाह ऑन बोर्ड नहीं होगा, जब तक ईरान ऑन बोर्ड नहीं होगा, वो सीज फायर नहीं चलेगी। वो नेगोशिएशन भी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो इस करके अभी सिचुएशन दोबारा से काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मिडल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी जारी रहेगी कुछ समय तक, पहले भी कई दशकों तक वो इंस्टेबल रहा है। एक चीज क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें से अब धीरे धीरे निकल जाएगा बाहर। इस लड़ाई से आने वाले 20-25 दिन के अंदर, या मे बी मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स इस युद्ध से
बाहर निकल गया है या उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लिमिटेड है, 5-10% ही लिमिटेड है। और ये लड़ाई मुख्यतः चलती रहेगी, सुलगती रहेगी इजराइल और ईरान के बीच। हॉर्मूज हो सकता है कि पुरानी स्थिति के ऊपर ही आ जाए या थोड़ा बहुत टोल ईरान ले पाए, बट ये इनस्टेबिलिटी काफी समय तक, काफी सालों तक जो है वो रहेगी, और इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स मिडल ईस्ट के अंदर हमें सबको दिखते रहेंगे। जी सुनील जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि कोहली साहब भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा, या बैकआउट कह सकते हैं एक तरीके से कर लेगा इस महायुद्ध से। तो इस महायुद्ध की तस्वीर कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी, क्या ये आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको क्या लगता है इस पर? जी देखिए, आप देखें कि इस युद्ध के अंदर ईरान की मिलिट्री का बहुत लॉस हुआ है, नेवी उनकी खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका खत्म हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी उनका वेपन का स्टॉक्स था, जितना उनके फ्रिक्वेंट नेचर के अंदर वो डैमेज करने के लिए फायर कर रहे थे, वो सारे एकदम कम हो चुके थे लास्ट टाइम के अंदर। अब वो सिर्फ एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर धीरे धीरे डिपेंड होने लग जाएगा। उसको लगेगा कि यहाँ धीरे धीरे जैसे मेरे को सपोर्ट मिलेगी कि मेरे को यहाँ पे करना है, मेरे को वहां करना है, ऐसे अटैक करना है, इस स्ट्रेटेजी से चलना है, उस स्ट्रेटेजी से नहीं चलना। मगर दूसरी साइड आप इजराइल देखोगे कि इजराइल में कहीं पे भी ज्यादा लॉस अभी तक नहीं हो पाया है। इजराइल के अंदर आज भी वेपन पूरा है। अगर उसको यूएस की डायरेक्टली सपोर्ट मिलती है, जो डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है, तो आप देखोगे कि युद्ध तो इसी लेवल पे चलेगा, मगर ईरान को लॉस ज्यादा होगा। मगर इसके अंदर जो नेम जो है चेंज ईरान वर्सेस इजराइल होने वाला है, यूएस बैकएंड पे आ जाएगा। और आप दूसरी साइड देखेंगे कि अगर ये युद्ध चलता है और ईरान को रशिया सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, रशिया भी चाहेगा कि यूएसए जो है इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व रहे, क्योंकि रशिया चाहता है कि मैं बैकग्राउंड पे, अगर यूएस इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व रहता है तो मैं भी बैकग्राउंड के अंदर यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा मेंटेन कर सकूं, ताकि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे यहाँ पर ज्यादा रहे और इसको यहाँ बिजी रखो और मैं वहां पर अपना यूक्रेन के अंदर कब्जा ले जाऊं। तो ये युद्ध जो है धीरे धीरे चलता ही रहेगा, ये कंटिन्यूटी में रहेगा ही रहेगा। जी चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि जो पहले दौर की जो वार्ता है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि अब दूसरे दौर की बातचीत संभव नहीं है, लेकिन बैक हैंड पर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े।